अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। बज़ाहिर आईनी बहस तो पार्लियामेंट के अप्रूवल से खत्म हो गई कि सदर इलेक्शन की तारीख देने का मजाज है या नहीं है, ये काम इलेक्शन कमीशन ने करना है। वजीर आजम कहते हैं इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। तहरीक इंसाफ कहती है तारीख सदर देंगे। अब जिस तरह सदर का ओहदा आईनी है, उसी तरह इलेक्शन कमीशन भी एक आजाद आईनी इदारा है। पार्लियामेंट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात के मामले पर बैठकर बात करने की दावत दी तो उन्होंने मना कर दिया। बज़ाहिर तो सदर की तारीख देने की वजह पार्टी प्रेशर के अलावा कुछ और नजर नहीं आती, मगर इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है? हल्का बंदियां, वोटर फहरिस्तों की तैयारी और एतराजात निपटाने का काम अभी बाकी है या मामला कुछ और है? दूसरी तरफ इलेक्शन 90 रोज में करवाने का मुतालबा करने वाले बिलावल भुट्टो पंजाब का रुख कर चुके हैं और पहले ही कह चुके हैं कि केयर टेकर्स को चेयर टेकर नहीं बनने देंगे। मरियम नवाज भी सिंध जाने का इरादा कर चुकी हैं। माजी में पीपल्स पार्टी ने हमेशा जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का नारा लगाया। पंजाब जाना क्या नून लीग को टफ टाइम देने का पैगाम है, क्योंकि आज ही पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि पंजाब में अफसरान एक सियासी जमात की मर्जी के लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जड़ें काटते हैं तो दूसरी तरफ इत्तेहादी कहा जाता है। लगता तो ऐसा है कि बिलावल भुट्टो का दौरा सिर्फ दौरा नहीं, मुमकिन है कोई अनहोनी हो जाए, क्योंकि सियासत तो खेल ही मफादात का है। और आखिर में हम बात करेंगे निगरान हुकूमत के प्राइवेटाइजेशन एजेंडे की। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी कहते हैं पूरी ताकत से इदारों की निजकारी करेंगे। 1991 से अब तक 32 साल में 178 इदारों की निजकारी की जा चुकी है, जिनकी मजमूई मालियत 6.5 खरब रुपए है। वजारत निजकारी की वेबसाइट पर जारी लिस्ट के मुताबिक 5 सेक्टर्स, जिनमें रियल एस्टेट, एविएशन सेक्टर, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर शामिल हैं, उनके 27 इदारों की निजकारी की जाएगी। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद और अमेरिका में पाकिस्तान एयरलाइन का रोजवेल्ट होटल शामिल है। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA की निजकारी भी इस मंसूबे का हिस्सा है। तमाम मामलों पर बात करेंगे। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो बात हो जाए इसी मामले की। सदर वाला इशू काफी लंबा हो गया, काफी अरसे से हम बात कर रहे थे कि वो कोई डेट देने वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, कंट्रोवर्सी तो कब से चल रही थी, सदर ने अगर तारीख देनी थी तो उस वक्त क्यों नहीं दी जब वो सदर थे? अब तो उनकी हैसियत उबूरी हो गई। इस वक्त में ऐसी खबरें आना क्या किसी नए बहरान को जन्म देगा ये मामला? सलमा, आप ठीक कह रही हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि वो हाई मॉरल ग्राउंड्स तो यही कहते हैं कि जी आप 8 मई से पहले, 8 सितंबर से पहले जो आपकी पीरियड ख़त्म हो रहा है, अब ज़ाहिर है अब तो आइन के मुताबिक तो ये है कि जब नया सदर जब तक नहीं मुंतखब होता आप सदर रहेंगे, और इसमें कोई आइन इसमें मुबम नहीं है, बड़ा वाज़ेह तौर पे सब कुछ ये कह रहा है। देखिए, सवाल दो ही हैं डॉक्टर साहब। अब थोड़ा बहुत तो मेरा ख्याल है रोज़ बातें कर करके हमें भी 1-2 आर्टिकल याद रह जाते हैं। अब ये आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि असम्बली वक्त से पहले तहलील होगी तो 90 दिन के इलेक्शन होंगे। आर्टिकल 48 कहता है कि जी सदर को इख्तियार है कि वो तारीख दे सकता है, ठीक है जी। और उनके जो हमायती हुए कहते हैं कि जी चाहे आप कानून साजी जितने भी कर लें, आइन का हक उनका आप नहीं छीन सकते। एक ये पहलू है। दूसरी बात यह है कि जी जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा वजन लगता है कि हम रोज़ कहते हैं कि जी ये जो जिस अंदाज से 2017 के इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने के बाद ये पार्लियामेंट ने इख्तियार दोनों हाउसेज से दे दिया गया कि ये सदर से इख्तियार लेके इलेक्शन कमीशन को दे देंगे। गलत या सही की बहस नहीं पड़ते, ये एक काम हो चुका है। बहुत सारे काम होते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है गलत हुआ, लेकिन जब पार्लियामेंट करती है तो वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते। और आपने देखा अदालत में भी इस हवाले से बड़ा इख्तलाफ होता है। कई जगहों पर बंदयाल साहब कहते हैं कि नहीं यही नहीं, हम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट को नहीं इजाज़त देंगे। तो मंसूर अली शाह साथ बैठे कहते हैं जी हम कौन होते हैं, हम पार्लियामेंट से ऊपर कहाँ हो गए? पार्लियामेंट की बात कब से हमने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे? एक ये भी आर्गूमेंट अपनी जगह चलता है। देखिए अब हुआ क्या है, अब अंदर की कहानी आपको बता देता हूँ। हो क्या रहा है डॉक्टर साहब, इस वक्त सिचुएशन ये है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी वो प्राइवेटली अपने लोगों को कह रहे हैं कि फिक्र ना करें, मैं इतनी आसानी के साथ अपना हक तारीख देने का किसी को नहीं दूंगा। एक दूसरी तरफ उन पर इतना शदीद दबाव है पार्टी के लोगों की तरफ से कि जी आप कुछ करके दिखाएं, आप फैसला क्यों नहीं करते? 2 दफ़ा आप लॉ मिनिस्टर से मिल चुके हैं, इसके अलावा कुछ और लोगों से मुलाकात हुई है। आपने अगर यही फैसला करना था तो आपकी वजह से अदम इस्तेकाम और मुल्क में बढ़ रहा है। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सदर साहब को 9 मई जैसे हालात तो नहीं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए बुनियादी सवाल ये है डॉक्टर साहब, जो मेरे ख्याल में सबसे भारी है, मान लिया सदर का ये इख्तियार है, ये सदर के इख्तियार को किसी ने चैलेंज किया, ये जो पार्लियामेंट ने जो इख्तियार दिया है इलेक्शन कमीशन को, या तो ये होता ना कि जी आप आइन अगर कहता है कि जी सदर तारीख दे सकता है सलमा, तो आप इसको चैलेंज करते, अदालतों में लेके जाते, मामला अदालत में होता तो हम कह सकते थे। अब वो नहीं है। अब सवाल एक और लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं कि जी अगर आपने लॉयल्टी दिखानी है अपने लीडर के लिए तो आप सदर की हैसियत से पाकिस्तान के किसी जेल में भी आ जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकता। आज आके अपने लीडर से मिलें, कासिम के अब्बा से मुलाकात करें,
اور ان کو بتائیں کہ یہ سچویشن ہے. لیکن معذرت کے ساتھ لگ رہا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے جو ذاتی طور پہ بڑی دیانتداری کے ساتھ لگتا ہے سلمہ کہ اس سٹیج پہ صدر صاحب اگر یہ جبکہ بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں اب ان کو مزید عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کوئی کوشش کر رہی ہے کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں تو انہیں 9 مئی جیسے حالات پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب صدر کے اس وقت باڈی لینگویج میں بڑا کانفیڈنس نظر آ رہا ہے, بڑے اعتماد کے ساتھ وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور ابھی بڑے سینئر صحافی ہیں جنہوں نے کل یہ خبر بریک کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر بضد ہیں کہ وہ تاریخ دیں گے. اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیے سلمہ, پہلے تو آپ کہیں کہ یہ عبوری صدر ہے. عبوری صدر, اب عبوری صدر جو ہیں, آئین کی بات ہو رہی تو آئین تو صدر کو یہ اختیار دیتا ہے. احتشام صاحب نے کہا کہ وہ قانون امینڈ ہو گیا ہوا ہے, لیکن قانون اور آئین جو ہے وہ سپیریئر ہوتا ہے, قانون اس کے نیچے رہتا ہے. اب وہ آئین والی بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر آئین صدر کو اجازت دیتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر. اب یہاں پہ تو پرائم منسٹر کی ایڈوائس نہیں ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ صدر صاحب, عبوری صدر صاحب بیٹھے ہیں بیچ میں, پیچھے ان کے ہیں جنات اور سامنے ان کو پنڈی نظر آتا ہے. بڑی مشکل تو بڑی مشکل میں پھنس گئے کہ جنات کی بات سنیں یا وہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا ساتھ دیں یا ان کی بات. تو مجھے لگتا ہے یہ احتشام صاحب کی کسی قسم کا کمپرومائز یا تو ہو چکا ہے اور یا ہونے والا ہے. صدر صاحب, عبوری صدر صاحب یہ کہیں گے کہ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو ٹچ نہیں کرتا ہوں, میں آرمی ایکٹ کو ٹچ نہیں کرتا ہوں, آپ مجھے ایک الیکشن کی ڈیٹ کی اجازت دے دیں. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جانا تو معاملہ سپریم کورٹ کے پاس, جو بھی ڈیٹ دے دیں پارٹی کے سامنے عزت رہ جائے گی, عزت پارٹی کے, اور اپنے ذاتی سیاست بھی تو کچھ کرنی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی کوئی لیگیسی اچھی چھوڑ کے جانی ہے تو یہ اس طرح کے کام تو آپ لیگیسی کی فکر لیگیسی تو بنانی چاہیے نا, آپ کو اس طرح تو نہیں بنے گی. آپ لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا, اگر پی ایم ایل کہتی ہے کہ جی آپ بستر گول کریں اور یہاں سے آپ جائیں, ایک بڑی پارٹی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ ملک کے صدر نہیں بنے, آپ پی ٹی آئی کے صدر بنے, تو یہ بھی تو امیج ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ویسے تو ماضی میں ہم نے دیکھا فاروق لغاری صاحب بڑے بے نظیر مرحومہ کے قریب تھے اور آخری ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہارا بھائی ہوں. فاروق بھائی کہتی تھی, اگلے دن ان کی حکومت تو ایسے ہی ہے احتشام صاحب. چلیے ٹھیک ہے, تاریخ پہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے چل کے تھوڑی سی بات کریں. لیکن ذوالفقار صاحب, ابھی صورتحال بڑی کوئی گمبھیر سی نظر آتی ہے, کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا, کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ بہت سے ایسے فیصلے کیے گئے جن سے ہجان پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. ایک عام پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ اگر صدر نے بار بار ہجان پیدا کرنے کی کوشش کی, کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی, یا وہ اس طرح کے فیصلوں کے مرتکب ہوئے جن سے آئینی بحران پیدا ہوا, چاہے تحریک عدم اعتماد کے بعد والی سچویشن کی بات ہو, کئی بلوں کے معاملات ہو, یا بھی یہ والا معاملہ ہو, کیا ایسی صورت میں صدر کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کا محاسبہ کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت نہ پارلیمنٹ موجود ہے, نہ منتخب حکومت ہے, نہ منتخب وزیر اعظم ہے. اس سارے سینیریو میں کیا ممکن ہے کہ صدر کا محاسبہ ہو ایسے معاملات میں؟ دیکھیں, آپ نے خود ہی سوال کا جواب بھی دے دیا کہ ان کا مواخذہ یا محاسبہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ موجود ہو, متفقہ طور پہ ان کے خلاف کوئی موو ہو تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے, یا پھر وہ خود ریزائن کر کے چلے جائیں. لیکن مسئلہ اصل میں تاریخ دینے کا یا نہ دینے کا کم ہے, نیت کے معاملات زیادہ گمبھیر ہیں کہ کس کی نیت کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آفس کے اندر ماضی کے اندر بھی ایک پولیٹیکل ورکر پارٹیوں کے بٹھا دیے گئے, تو آپ کسی پولیٹیکل ورکر سے یا پولیٹیکل لیڈر سے جس کی لائلٹی اپنے لیڈر کے ساتھ ہے, پارٹی کے ساتھ ہے, اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑا جمہوری فیصلہ کر دے گا, وہ بہت بڑا غیر جانبدار فیصلہ کر دے گا, وہ بہت بڑا نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گا. بھائی اس کا تو نیشنل انٹرسٹ بھی یہ ہے کہ جس پارٹی میں واپس اس نے جانا ہے وہاں سے پھر ٹکٹ لینا ہے, اس کا نظام ادھر چلنا ہے, جس نے اس کو وہاں پہ بٹھایا تھا, اور بٹھانے سے پہلے بھی بائی دا وے یہ ساری چیزیں طے ہو کے بٹھایا جاتا ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس آفس کے اندر اس طرح کی پریکٹس ویسے ہی بند ہونی چاہیے. یہ جو پولیٹیکل ورکر وہاں پہ بٹھا دیے جاتے ہیں صدر بنا کے, یہ مذاق ویسے ہی بند ہونا چاہیے, یا اس پہ کوئی ٹیکنوکریٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے, اس پہ ویسے ہی امینڈ کرنا چاہیے, میری تو یہ تجویز ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ جس طرح صدر صاحب بات کر رہے ہیں اور وہ ادھر ادھر باتیں چھوڑ رہے ہیں اور ادھر ادھر سے چیزیں
ब्रेकिंग न्यूज के नाम से कुछ लोग उसको शेयर कर रहे हैं कि जी सदर साहब किसी वक्त भी कोई काम कर सकते हैं। मसला ये, सदर साहब ने तो पहले भी तारीख दी थी, उसका क्या हशर हुआ था, अब दोबारा तारीख देंगे तो फिर क्या होगा। और इलेक्शन कमीशन को बुलवाया था मिलने के लिए, वो नहीं आए। वो अमरीकी सफीर को तो उन्होंने मिल लिया 2 घंटे, लेकिन वो सदर के पास नहीं आए। उन्होंने कहा जी मिलने का फायदा ही कोई नहीं, आपको मिलके हम क्या करेंगे। अब दूसरी चीज ये है कि सारे सवाल और उसके जवाब खुद ही आ गए कि अलवी साहब बुनियादी तौर पे वो कैदी नंबर 804 को भी नाराज नहीं कर सकते, पार्टी के लोगों को भी नहीं कर सकते। अब उनका नंबर वैसे बदल गया है जुल्फकार साहब। भी कह रहे हैं ना लेगेसी की बात करने वाली, वो लेगेसी उनकी सबसे बड़ी यही है कि वो इसके बाद पार्टी के लोगों को फेस कैसे करेंगे। तो अभी नेशनल इंटरेस्ट अपनी तरफ, बाकी चीजें अपनी तरफ, वो सिर्फ इसी लेवल पे सोच रहे हैं। और ये नहीं सोचा जा रहा कि इन हालात के अंदर अगर इलेक्शन की बात इस तरह से होती है तो उसके नतीजे में क्या होगा। बिल्कुल इलेक्शन ठीक के है। नताइज को कौन तस्लीम नताइज को करेगा सामने और रख के इलेक्शन फिर कोई डिसीजन लेना होंगे चाहिए किन हालात में। दुरुस्त। अच्छा अनवर साहब, इस वक्त सारी सियासी जमातों के पास बड़े बड़े कानूनदान बैठे हुए हैं, सबके प्रॉपर लीगल विंग्स बने हुए हैं। क्या सियासी जमातों ने अगर ये क्राइसिस वाली सिचुएशन जब क्रिएट की थी, जब आइन में एक चीज मौजूद है उसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन एक्ट में जब तरामीम की तो उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, जबकि आर्टिकल 48(5) ये कहता है, एवरीवन नोज, कि पहली बात ये है कि जब सदर असेंबली तहलील करे किसी भी वजह से तो फिर वो 90 डेज के अंदर तारीख मुकर्रर करेगा और 90 डेज से ज्यादा का टाइम वो नहीं लेगा। अगर सदर ने अपनी टर्म के दौरान तारीख का तयन नहीं किया, ये क्राइसिस पैदा कर दिया, अब सियासी जमातों के पास ये प्रोविजन थी कि वो वक्त रहते अदालतों का रुख करती, इस मामले को क्लियर किया जाता कि तारीख आखिर देनी किसने है। खास तौर पे वो जमातें जो 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा कर रही हैं, क्या उनके लिए आसान नहीं था कि उनका कोई भी वकील जाके सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देता, इस मामले पे वजाहत आ जाती कि इख्तियार है किसका। देखिए, इलेक्शन जो तरमीम की गई थी उसमें जो इख्तियार था वो वाजे कर दिया गया था, और इस वक्त जो इख्तियार है वो लॉ एक्सपर्ट जो है वो यही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। और अगर आप देखें तो इस बार जो सियासी जमातें या सदर ममलिकत है वो मुशावरत तो जरूर कर सकते हैं, और उन्हें ये मुशावरत उस वक्त करनी चाहिए थी जब वो अपनी टर्म पूरी करने से पहले, जब अपनी उन्होंने टर्म पूरी कर ली तो अब वो जब मुशावरत कर रहे हैं तो इस वक्त लगता ये है उनके इस रवैये से कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, हमें इस सती सी जो पॉलिटिक्स है इससे बाहर निकलने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हकीकी मायनों में बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अगर आप इंटरनेशनली देखिए तो पाकिस्तान बिल्कुल तन्हाई का शिकार होता चला जा रहा है, और जो नए ब्लॉक्स हैं वो भी किस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो बाकी भारत की तरफ बाकी जो दुनिया है, जो अमेरिका और दीगर जो ममालिक है, उनका रुख है, आप उसकी तरफ देखिए। हम इलेक्शन की तारीख में अड़े हुए हैं। बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन अगर मुल्क की कॉस्ट पर आप इस तरह जमहूरियत करेंगे तो इसका नुकसान पूरे मुल्क को होगा, रियासत को होगा। आपको रियासत को बचाना है, इस वक्त अपनी जो सियासत है उसको नहीं बचाना। देखिए, आरिफ अलवी साहब को या तो जब वो उनकी 9 सितंबर से पहले टर्म पूरी हुई थी तो उन्हें इलेक्शन की डेट देकर इस इबहम को क्लियर कर देना चाहिए था, ताकि लोग अदालतों में जाते और पता चल जाता कि ये इख्तियार किसके पास है। अब वो इसलिए इस तरह कर रहे हैं, उसकी वजह से देखिए जो सियासी इस्तेहकाम है वो मज़ीद गैर मुस्तहकम होगा। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि खुदा ना खास्ता इस तरह के जो इबाम पैदा होते हैं और जब अदालतों में मामले जाते हैं तो इससे फिर आप अपना जो इंतखाबी अमल है उसको मुतासिर कर रहे होते हैं। देखिए, अब जब नए चीफ आएंगे, चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ, तो वो इस पर बिल्कुल अगर कोई गया तो वो अदालत में गया तो उस पर अपनी राय जरूर देगी अदालत। लेकिन अब देखना ये होगा कि आरिफ अलवी साहब को मुल्क में इंतखाबात करवाने के लिए एक मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी कारकुन होने की बजाय अब मुल्क के लिए सोचना होगा। वो आईनी ओहदे पर बैठे हुए हैं। देखिए, जब तक इलेक्टोरल कॉलेज भी पूरा नहीं होता, नए सदर नहीं आते, तो वो अपना काम करते रहेंगे। यहाँ पर बात हुई उनके इस्तीफा, या देखिए अब ना तो पार्लियामेंट मौजूद है कि उनका मुआवजा किया जा सके। डेफिनेटली एक ही काम होगा, वो शायद इसी तरफ जाना चाहते हैं, वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं कि उनको इस ओहदे से अलग कर दिया जाए। और आपको पता है इस मुल्क में जब किसी को ओहदे से अलग करना चाहे तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। शायद वो यही चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वो रास्ता इख्तियार करे और वो सियासी शहीद हों, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सदर इस वक्त सियासी शहादत के इंतजार में उन्हीं की वही पोजीशन हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, मुझे अनवर साहब की बात को अगर आप थोड़ा और वजाहत कर दें कि कोई भी एक्ट या उसके अंदर तरमीम आइन से बालातर कैसे होगी। अगर कानूनदान ये कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, तो जो आइन में लिखा है उसका क्या करेंगे? उसके लिए इन्होंने कोई तरमीम नहीं किया आइन के अंदर पार्लियामेंट के जरिए। देखिए, जो बुनियादी तरमीम तो करने की अख्तियारात लेने वाली वो तो इलेक्शन कमीशन के पास चलेगी। हाँ, अगर
वहाँ पे पीटीआई होती, वहाँ पे जो उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़े मारे, वहाँ से राजा रियाज को बिठा के आज जो रोते हैं पीटते हैं कि जी नैब का लॉ भी तब्दील हो गया, उसके बाद इलेक्शन लॉज भी तब्दील हुए, बहुत कुछ हो गया, तो आपकी गलतियाँ हैं, आपकी सियासी गलतियाँ, आप सियासी तौर पे अपने आप को अहल साबित करते तो सब कुछ होता ही ना। वो तो गलतियाँ हैं, वो अनडू करते करते वक्त लगेगा। वो तो अपनी पार्टी को भी तबाह कर डाला आपने, अपने लोगों को भी कहाँ से कहाँ ले गए। देखिए इस सारे मसले में दो चीज़ें देखने वाली हैं। मेरा ख्याल है किसी बहस में डॉक्टर साहब पढ़े बगैर हमें ये सवाल देखना चाहिए कि क्या हम एक नए आइनी बुरहान जो है उसका सामना कर सकते हैं। अभी देखें ऑब्वियस है, और नए चीफ जस्टिस साहब के लिए इम्तिहान पैदा हो जाएगा। आते ही सर मुंडाते ओले पड़ने वाले। बहरान कोई नहीं आने वाला। देखिए सुने, अल्लाह करे आपकी जुबान मैं कहता हूँ घी शक्कर, अब बहरान की इजाजत नहीं मिलनी। जबरदस्त, मेरे दिल की बात की, खुदा करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि इतने बुरहान देख लिए कि अब तो मेरा ख्याल है बुरहान से निकला जाए। बुरहान एक वो आईनी बुरहान की बात हो रही है, दूसरी बात ये कि सियासी अदम इस्तेकाम हम देख रहे हैं जिसकी वजह से हमारी मईशत डूबती चली गई। आज अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे आर्मी चीफ साहब अपना एक मिशन लेके चले हैं कि जी इसको बहाली इसकी होनी चाहिए, भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं काकड़ साहब को जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, तो मेरा ख्याल है किसी को रखना नहीं डालना चाहिए। एक दूसरी बात है सियासी अदम इस्तेकाम भी नहीं आने वाला। बहुत अच्छी बात। देखें अब बात यह कि अगर इस तरह के एफर्ट किए जाएंगे, अगर आप लोगों को इस तरह रखेंगे, लिम्बो में रखेंगे, रोजाना बयानबाजियां करवाएंगे, राइट लेफ्ट से बयान दिलवाएंगे, तो मसाइल होंगे। देखिए एक चीज है, लोग जो बात कर रहे हैं सलमा कि ये जो पीटीआई के वकला वो कासम के अब्बा को जब जेल में मिलने जाते हैं, वो वापिस आके उनमें से कोई बंदा जो है ना वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के पास नहीं जाता। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को और लोग मिल रहे होते हैं। अभी आप देख लें ये खला है, मामलात कहीं से तो कनेक्ट होते कासम के अब्बा के दरमियान और प्रेसिडेंट अलवी के दरमियान खला है, या ये कासम के अब्बा की वकला नहीं मिलते, लेकिन वकला ऐसे लोगों से तो मिलते हैं जो प्रेसिडेंट से मिलते हैं। लेकिन ना अब तो दो ओपिनियन है ना, बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है। अब तो जाहिर सी बात है, बुग़्ज़ माविया में तो जो मर्जी आप करें, उब्बे अली में तो अब नहीं करते, करना चाहिए, उब्बे अली में ही करना चाहिए सब कुछ। बिल्कुल ठीक अब है। सवाल इस वक्त ये है कि अब हमें क्या, जिसको कहते हैं कि क्या करने की जरूरत है। देखिए इलेक्शन, अब असम्बलियां तैयारी होंगी, इलेक्शन होने ही है। फर्स्ट करें 90 दिन में नहीं होते तो 120 दिन में हो जाएंगे। इसको वापस पट्टी में लाने के लिए ये जो टाइम थोड़ा सा मिला है केयर टेकर्स को, और अच्छी बात है सलमा के इनको इख्तियारात भी दिए गए। ये खाली इंतखाब नहीं कराने के लिए, इनको मैंडेट है कि जो कुछ मैंडेट है और इनको भी पूरी एफर्ट्स पुट करनी चाहिए, जो इस मईशत बहाली के लिए जो करने की जरूरत है इनको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, काजी फायज ईसा साहब की अदालत में अगर ये मामला जाता है तो फिर क्या होगा? देखिए मामला तो सारे उसी तरफ बढ़ रहे हैं। काजी फायज ईसा साहब के कदों के ऊपर मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो जो अदालत की इज्जत है पाकिस्तान के अंदर, अब सोचिए मेरा ख्याल है दुनिया में 2 या 3 अदालतें ऐसी हैं जिनकी इज्जत पाकिस्तान की अदालत से भी नीचे है, बाकी सबसे हमारा हाल बहुत ही बुरा है। तो अदालत की इज्जत किस तरह बढ़ानी है? कोई 20-22 लाख मुकदमे अदालती निज़ाम के अंदर फंसे हुए हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई 56,000 फैसले हो रहे हैं सिर्फ सियासी मामलात के, वो अवलीन तरजीह उधर दी जाती है। देखिए पहले तो आते साथ मुझे लगता है ये इलेक्शन वाला मामला कि कानून ऊपर है, आइन ऊपर है, क्या ये इजाज़त आइन सदर साहब को देता है इलेक्शन डेट के ऐलान की या नहीं, या ये इलेक्शन कमीशन के पास है। पहला फैसला तो ये होना होगा, फिर वो 90 दिन वाला फैसला होना होगा। उसके बाद 2 चीज़ें और हैं, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला मामला और आर्मी एक्ट वाला मामला। अब वहाँ पे एक हिस्सा जो है लीगल एक्सपर्ट्स का वो तो ये कह रहा है कि जी सदर साहब ने साइन नहीं किया है यहाँ पे, दूसरा हिस्सा ये कह रहा है कि जी वो सदर साहब ने साइन किए या ना किए हों। एक जुमला ऐड करूं, देखिए पाकिस्तान की तारीख में जब भी सदर साइन नहीं करता तो वो कुछ लिख के भेजता है, कोई असेंट देता है या डिसेंट करता है, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। साहब यही डिसाइड करेगा ना सुप्रीम कोर्ट, कोई ना कोई तो उनको लेके जाएगा वहां पे। तो बहुत बड़े मामलात आ रहे हैं और सारे के सारे जा रहे हैं काजी फायज ईसा साहब की अदालत। और अब सबकी नजरें उधर है। ठीक है जुल्फिकार साहब, 2 लोगों की मुलाकात हुई थी सदर के साथ कुछ दिनों पहले, हमने डिस्कस किया और सुनने में ये आया था कि उनको वाज़ेह पैगाम भी मिला है कि मजीद आप कोई क्राइसिस क्रिएट नहीं करेंगे, किसी बहरान की सूरत हाल अब आपने पैदा नहीं करनी, कोई ऐसा बयान नहीं देना, कोई ऐसा काम नहीं करना। लेकिन उसके बावजूद अगर ये खबरें आ रही हैं कि सदर इलेक्शन की तारीख देने वाले हैं, दैट मीन्स कि उनको मईशत से कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं कोई गर्ज नहीं है, हमारी मईशत और डॉलर के साथ हमारा क्या मामला चल रहे हैं, हम किधर किधर क्रैक डाउन कर रहे हैं, चीनी महंगी मिल रही है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, बिल ज्यादा आ रहे हैं, इन सब चीजों से इस वक्त लीस्ट कंसर्न्ड है सदर। देखिए वैसे तो डार साहब ने खुशखबरी दी है, उन्होंने कहा कि मैं तो डॉलर को बड़ी आसानी से
100-150 के ऊपर ला सकता था, लाए क्यों नहीं? और मुझे बस पता नहीं लाने नहीं दिया गया, किसी का मैसेज मिला और उसकी वजह से मैं नहीं ला सका। खैर, हाँ, जहाँ तक अलवी साहब की बात है, आपने डॉलर्स की चूंकि बात की कि सारी मैशत को बेहतर लाइन पे डाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है और उसको सबोताज नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था। पहले भी मैंने एक दिन इस पे बात की कि उनको कहा गया कि या इज्जत से तशरीफ ले जाएं या इज्जत से आप बैठे रहें। तो उसका मतलब ये था कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई दोबारा से प्रॉब्लम हो। पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर है, हम डिफ़ॉल्ट से अभी निकल के चंद ही कदम दूर अभी खड़े हैं और आईसीयू के अंदर पड़े हैं। मैशत हमारी बिल्कुल जिस तरह सिसक रही है वो आपको भी पता है। जिस तरह हमने एक वक्ती तौर पे हंगामी इकदाम करके डॉलर्स को स्टेबल कर रहे हैं, बाकी माफियाज को कोशिश कर रहे हैं, पूरी रियासत लगी हुई है। तो इन हालात के अंदर छोटी सी भी कोई ऐसा मामला जो होगा वो सारी चीज़ों को यकीनी तौर पे डिस्टर्ब करेगा। लेकिन देखना यह है कि इन हालात के अंदर आप पीपल्स पार्टी का एक मौका भी आप देख रहे हैं कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, हर सूरत में होने चाहिए। अच्छा, साथ ही पीपल्स पार्टी का मौकफ आ रहा है, नून लीग का मौकफ आ रहा है कि सदर डेट नहीं दे सकते। अब जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं, पहले मैशत को ठीक कर लें फिर इलेक्शन देखे जाएंगे। वो चूंकि ज्यादा समझदार है, शायद वो दूर की चीजों को समझ रहे हैं और बिलावल साहब नहीं समझ रहे। अब ये सारा इलेक्शन और डेट, इसमें देखें 24 घंटे गुजर जाते हैं, रियासत भी खुश है, मीडिया भी खुश है, असल मामलात की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। इलेक्शन इस हो रहा वक्त हम माशी बहरान से दो चार। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जो जेन्युइन आपके इश्यूज हैं जिसकी वजह से मैशत को बेहतर हो सकती है, जिस पे लोग इनपुट डाल सकते हैं, सही, जो आपकी बिजनेस बेहतर हो सकती है, एक्सपोर्ट बेहतर हो सकती है, जो आपके रियल इश्यूज है, सवाल यह है कि उनको कितना एड्रेस किया जा रहा है, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है जुल्फकार साहब, आपको पॉइंट आ गया। सदर साहब, अनवर साहब, अब मरियम औरंगजेब साहिबा ने बयान दिया जो कि मुझे बयान से ज्यादा इल्जाम लगता है। वो ये कहती हैं कि आईनी मनसब की आड़ में एक और 9 मई की तैयारी हो रही है। इलेक्शन की डेट देना, 9 मई की तैयारी कैसे हो गई? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम है जो दोनों सियासी जमातें एक दूसरे पर दाय बदाय लगाती चली जाती हैं। इससे ज्यादा समझने की बात यह है कि डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त ऐसा कर क्यों है। देखिए, मुल्क वाकई ही बहरानों का शिकार है और अगर ये आईनी बहरान पैदा हुआ, जो कि लग रहा है हालात से पैदा होगा और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाएगा। देखिए, अगर इलेक्शन तरामीम की गई हैं या तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और इलेक्शन तरामीम को टर्न डाउन कर दिया जाएगा, इस तरह होगा, कोई ना कोई तो उस तरफ जाएगा। देखिए, इसी वजह से इस बहाम को ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि इलेक्शन जो है उससे मुतालिक के ये मैंडेट सदर मुमलिकत का है, ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। चलिए मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि इन दोनों में से अगर कोर्ट दे देती है कोई तारीख, ठीक है, इंतखाबात होने चाहिए, फिर डॉक्टर आरिफ अलवी क्या करेंगे? देखिए, हालात ये हैं कि आपको नेशनली और इंटरनेशनली बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। आप इस कतई सियासत में अगर घिरे रहे तो मुल्क का नुकसान होगा। ये बात डॉक्टर आरिफ अलवी को मिलने वालों ने समझाई है। अगर वो नहीं समझ रहे, वो सियासत अपनी जमात के लिए कर रहे हैं, तो ये अपनी रियासत के साथ वो जुल्म कर रहे हैं। दूसरी बात, देखिए, मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो बिल्कुल इस तरह के बयान इसलिए देती हैं कि ताकि जो सदर ममलिकत है उन पर भी दबाव आए, क्योंकि सदर ममलिकत बराह रास्त तो कोई बयान नहीं देते, लेकिन वो भी कर रहे हैं, वो इधर उधर से बयान दिलवा रहे हैं, वो मुलाकातें भी कर रहे हैं और वो बयान अपने मनपसंद लोगों से दिलवा रहे हैं जानबूझकर, और इस तरह की जराये से खबरें भी वो खुद चलवा रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि क्यास को बढ़ाना है। अगर इसी तरह आप सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे, ना तो आपको तारीफ माफ करेगी और ना ही इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट। बिल्कुल ठीक है, यानी कि खबरें चलवा के वही हासिल किए जा रहे हैं जो पब्लिक पल्स चेक करने की कोशिश की जाती है कि लोगों का सेंटीमेंट क्या है किसी भी मामले पे। लेकिन अब ऐसा इलेक्शन जिसको सब तस्लीम करें, मामला जरा मुश्किल नजर आते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में आखिर क्यों मौजूद है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पंजाब में मौजूदगी की खबरें गर्म है। जुल्फिकार साहब, आप इस वक्त लाहौर में बैठे हैं, सुना है कि बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त मुल्तान में है और एक्सपेक्टेडली मेरी नाकिस अकल के मुताबिक, मेरा नाकिस फहम ये कहता है कि शायद वो ज़ैन कुरैशी से मुलाकात भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन है, सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इलेक्टेबल तो हैं शाह महमूद कुरैशी हों या उनके बेटे हों। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त बंद हैं, जेल में है, लेकिन उनके बेटे से मुलाकात खारिज इम्कान नहीं है।
देखिए, जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस दी जा रही है। जिस तरह पंजाब के अंदर लाहौर सेंट्रल एरिया के अंदर नई पार्टी को थोड़ी स्पेस मिली, नून लीग का जाहिर है वो गढ़ है, लेकिन जनूबी पंजाब के अंदर कुछ पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं और वो इलेक्टेबल्स हैं और वो आने वाले चंद दिनों के अंदर वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वो लोग कौन है जुल्फिकार साहब? इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं, उसमें कुछ 4-5 पीटीआई के बड़े सरकर्दा लोग हैं जिनसे बातचीत पीपल्स पार्टी की चल रही है और पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि वो आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल होंगे। जिस तरह मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब साइड के ऊपर पूरी स्पेस दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो तबले जंग उन्होंने बजा दिया है आते ही उनकी एक टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पंजाब के अंदर एक सियासी जमात के लोग लगाए जा रहे हैं। यानी लेवल प्लेइंग फील्ड की उन्होंने बात की है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पीडीएम के लोग किस तरह की चाह रहे हैं। वो ऐसे ही सिचुएशन नजर आ रही है कि वो कोई पहलवान साहब थे और वो ऊपर बैठे हुए थे और एक साहब नीचे थे बेचारे। वो नीचे ऊपर वाले जो है ना रोई भी जा रहे थे और ऊपर भी पड़े थे। तो उनके किसी ने पूछा कि भैया आप ऊपर रहे हैं, वो बेचारा नीचे गिरा हुआ है, तो आप फिर भी रोई जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो उठ के मैनू मारेगा, यानी ऊपर बैठे भी डरी जा रहे हैं। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आपको किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। आपके मिनिस्टर्स जो निगरान के अंदर हैं वो आपके हैं, चीफ मिनिस्टर आपके हैं। अभी हसन फवाद साहब आज मिनिस्टर लग गए हैं मरकज के अंदर। तो इससे बड़ा लोगों को मैसेज क्या जा सकता है और लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह की चाहिए। तो ये बिलावल साहब की बात की मुझे बिलावल साहब की बात की मुझे समझ नहीं आई कि ये किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के अंदर वो आके डेरा लगाएंगे। जरदारी साहब भी आएंगे, कुछ और बिजनेसमैनों को भी मिल रहे हैं, कुछ ज़ाहिर जर्नलिस्टों को मिलेंगे और मुमकिन तौर पे इस वक्त मुख्तलिफ हो सकती है माजी से। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग जो इलेक्टेबल्स हैं वो पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, क्या उन इलेक्टेबल्स में शाह महमूद कुरैशी, उनका बेटा, ये लोग भी शामिल हो सकते हैं? अनवर साहब, एक तो ये बात, और दूसरी ये बात कि बिलावल भुट्टो साहब का पंजाब में आना, कभी हम पंजाब को नून लीग का कला समझते थे, लेकिन अब वहां पे पीटीआई का वोट भी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वोट भी है। अब अगर पीपल्स पार्टी भी वहां पे कदम जमाने की कोशिश करती है तो क्या कुछ हिस्सा, कोई शेयर मिलेगा पीपल्स पार्टी को? देखिए सलमा, इस वक्त पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में जल्दी क्यों है? क्योंकि वो सिंध में समझते हैं कि उनकी जो पोजीशन है वो बहुत बेहतर है और वहाँ से वो बेहतर पोजीशन में कौमी असम्बली और सिंध असम्बली को में नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं पंजाब की जानिब। वो चाहते हैं कि पंजाब में स्पेशली जनूबी पंजाब की जानिब वो चाहते हैं कि उनको नशिस्तें मिले, इसलिए वो वहाँ पर इलेक्टेबल से भी मुलाकातें कर रहे हैं और आसिफ अली जरदारी भी लोगों से मिल रहे हैं। और वो चाहते हैं कि पंजाब में कम अज कम उनकी जो सियासी हिकमत अमली है वो ये है कि 10 से 15 के दरमियान उन्होंने नशिस्तें हासिल करनी है। और पंजाब के अंदर इस वक्त जो पार्टी की पोजीशन है वो इंतहाई कमजोर है, इसलिए आपको वहाँ से 10 से 15 नशिस्तें हासिल करनी है जिसकी आपने हिकमत अमली वजह कर रखी है। तो उसके लिए आपको दीगर पार्टियों के जो इलेक्टेबल्स हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। आजाद हैसियत में जो इलेक्शन जीतते हैं अपने अपने हल्कों में, उनसे बात भी करनी पड़ेगी। जो हमेशा से हम बात करते आते हैं और हकीकत भी है कि आसिफ अली जरदारी जादूगरी जानते हैं और वो पॉलिटिक्स जानते हैं, पॉलिटिक्स में पैसा खर्च करना भी जानते हैं और लोगों को अपने साथ शामिल करना भी जानते हैं। तो उन्होंने ये हिकमत अमली तय किया, उसी हिकमत अमली के जरिए उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब में भेजा है। वो खुद से पंजाब का दौरा करेंगे और वहाँ पर बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी लोगों से रास्ते में है। कोशिश यही है कि 10 से 15 नशिस्तें हासिल करके वफाक में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात भी हो जाए और उनकी जो पोजीशन पंजाब में कमजोर है उसको भी बेहतर किया जा सके। ये उसी की तैयारी है, उसी की तैयारी के सिलसिले में ये इंतखाबी अमल जो है वो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक है। एहतिशाम साहब, बिलावल भुट्टो पंजाब में है लेकिन मरियम नवाज सिंध जाने वाली है, क्या इस वक्त आपको नजर आता है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में या नून लीग को सिंध में कोई बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, काउंटर वेट बनाने की बात है मरियम नवाज का वहाँ जाना, और इससे पहले कासिम के अब्बा भी बहुत जोर लगा चुके हैं और कहा जा रहा था कि ये बड़े इनरोड बनाएंगे पीपल्स पार्टी में, लेकिन वो बन नहीं पाए थे। देखिए, इसमें जो बज़ वर्ड है डॉक्टर साहब ये है कि ये 10 सीटें जो है ना ये जनूबी पंजाब की बड़ी अहमियत वाली है। ये वही जनूबी पंजाब, जनूबी महाज है लेड बाई खुसरो बख्तियार, मजारी साहब भी उसमें थे जब ये बना था, और लॉलीपॉप दिया गया था जब ये शामिल हुए कि जी हम अलहदा सूबा बनाया जाएगा, पीटीआई ने कोई नहीं बनाया। अब ये वो लोग हैं जिससे बहुत लोग काम कर रहे हैं। इसमें पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जो बड़े तकड़े जिम्मेदार हैं, अहमद महमूद साहब, हसन महमूद के साहबजादे,
वो पीपल्स पार्टी में है, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को लाया जाए। इलेक्टेबल्स की जो बात हो रही है कि ये किसी तरीके से हमारे पास आ जाए, और यही बात वजह है कि आप देखें कि बिलावल भुट्टो जब कहते हैं अगली हुकूमत हमारी वहाँ पे होगी पंजाब में, तो इसके लिए ज़ाहिर है कोशिश करने की उनको ज़रूरत है। लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूँ, मुझे ज़ाती तौर पे इसमें कोई शुबा नहीं लगता सलमा, बार बार ये बात होती है कि लाहौर से लेके अटक तक ये सेंट्रल पंजाब 141 सीट्स जो है ना, इसमें बड़ा होल्ड है PMLN का, इतनी आसानी से के साथ तोड़ा नहीं जा सकता। भले जो हम कह सकते हैं कि जी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें उन्होंने 20 में से 17-18 सीटें ले ली थी, लेकिन अब चीज़ें तब्दील हो गई हैं। पंजाब बैटल ग्राउंड है, यहाँ पे आगे जाके और भी आप देख लें, आप लड़ाई देखेंगे सियासी तौर पे। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, जरदारी साहब इससे पहले 3 अटैम्प्ट कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो 2 दफ़ा आ चुके हैं। एक आखिरी बात इस हवाले से, जो काश जरदारी साहब बात मान लेते अपने सीनियर लोगों की, जिसमें एहसन इकबाल भी हैं, एहसन इकबाल कह रहा हूँ, एतजाज़ एहसन भी हैं, उसमें जनाब क्या कहते हैं कायरा साहब भी हैं, और चौधरी मंजूर भी हैं, उनमें ये आपके क्या कहते हैं आजकल जो हैं सरदार खोसा साहब, ये कहते थे जरदारी साहब को कि प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए पीछे हट दें, बिलावल को लीड करने दें, क्योंकि जो इतना ग्राउंड हम लूज कर चुके हैं बिलावल ही लेके आएंगे। लेकिन जरदारी साहब ने नहीं आने दिया, नतीजतन आज हम देख रहे हैं कि आज भी पंजाब के हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई आज उनका अपना एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। डॉक्टर साहब, अभी शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। पंजाब का सियासी मंजरनामा आपको क्या नजर आता है? देखिए सलमा, पीपल्स पार्टी से शुरू कर लें, फिर पंजाब पे आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी 55 साल की हो गई, लाहौर से शुरू हुई थी और नेशन वाइड पार्टी थी, 4 सूबों में हुआ करती थी। 1977 में कोई 60% वोट ले गई थी, और अब जो आया 2018 में, दे आर डाउन टू 13। अब सोचिए, एक पार्टी 60% लिया करती थी, अब वो 13 पे आ गई। देखिए, अब ये पार्टी रह गई है ठट्ठा से सक्खर तक की, वो जो 40 सीटें हैं। और जैसे एहतशाम साहब पहले कह रहे थे, मैं गिनता हूँ रावलपिंडी से मुल्तान तक का इलाका, वहाँ पे 95 सीटें हैं, और वहाँ से जो जीतता है वो बनता है वजीर आजम तारीखी तौर पे। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि PMLN की बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मुल्तान से लेके रावलपिंडी तक। यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है वो ये कर रहे हैं, मुल्क से लेके रहीम यार खान वाला इलाका, वहाँ पे कोई 46 सीटें हैं। अहमद महबूब का इलाका, उसमें से ये कह रहे हैं कि शायद 8 या 10 ये लेना चाह रहे हैं, हमेशा या इनका ले नारा सकते राजनूबी हैं। पंजाब देखिए, से एज फार एज द पॉलिटिकल पार्टी इज कंसर्न, इसमें ना तो कोई करिश्माती पर्सनैलिटी रह गई है, ना इनके पास कोई कारकर्दगी है, और ना कोई बयानिया है। अगर इनके पास है तो एक वो PhD की डिग्री है सियासत की, जो डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब के पास है। वो जोड़ तोड़ जानते हैं, तो वो शायद 8 या 10 सीटें ले लें। माल लगाना भी जानते हैं। ये सीटें कैसे तकसीम होंगी, ये जरदारी साहब के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उनके फहम और वो क्या विजन रखते हैं, उसी पे डिपेंड करते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इदारों की निजकारी की बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। 27 इदारों की निजकारी का प्लान तैयार हो चुका है, फहरिस्त तैयार है। अनवर साहब, आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? 30 सेकेंड्स। बिल्कुल सलमा, इस पर फर्क पड़ना चाहिए। देखिए, अगर माजी में आपकी गलत थी तो आपको मुस्तकबिल में अपनी पॉलिसी को बेहतर करना चाहिए। अगर सफेद हाथी हैं ये इदारे जो हैं यकीनन, और जिसमें पॉलिटिकल भर्तियां भी हुई हैं, उनको बिल्कुल उनकी निजकारी होनी चाहिए, ताकि वो मुल्क की जो माशी सूरत है उस पर जो बोझ पड़ा हुआ है वो कम हो सके। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में इदारों की निजकारी? 27 का जिक्र किया आपने, आप वेबसाइट खोलें प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तो 27 लिखा है। बिल्कुल। अगर बजट खोल के देखें तो उसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं है। चलो, 1 साल के लिए, इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन तो मुझे नहीं लगता। देखिए, बड़ा लंबा प्रोसेस है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें पहले तो आपको शुरू में एक पॉलिसी बनानी है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद फिर वैल्यूएशन होती है, जैसे साजे को आपने बेचना उसकी कीमत लगाई जाती है, वो भी अभी काम नहीं हुआ। फिर जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शन डिजाइन, आपने बेचनी है, बहुत बड़ा इदारा है, उसकी डिजाइनिंग क्या, वो भी अभी नहीं हुआ। उसके बाद अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन होती। अगर ये 4 स्टेप से आपने गुजरना है और हर स्टेप को 3-3, 4-4 महीने भी लगे तो 7 से पहले नहीं होगा। निगरान हुकूमत के पास माशी फैसलों का इख्तियार तो है, क्या ये उसमें शामिल नहीं मैं है? बिल्कुल कह रहा हूँ है, मैं इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आज शुरू करेंगे तो उनको कम से कम 1.5 साल लगेगा कोई भी बड़ा इदारा निजकारी के प्रोसेस के थ्रू गुजारने के लिए। बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार साहब, क्या अच्छी जमहूरी फलाही रियासतों में ऐसा होता है कि जो इदारे खसारे में उनको बोझ समझ के उतार दिया जाए? देखिए, बोझ उतरेगा तो आपका सिस्टम और आपका मुल्क गवर्नेबल रहेगा, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हो सका। आज ये प्रायोरिटी पे जरूर है, लेकिन डॉक्टर साहब टेक्निकल बात कर रहे हैं, वो दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये सिस्टम थोड़ा सा आगे चले और इसी दौरान ही ये मामला हल हो जाए, लेकिन ये करना पड़ेगा। वहां से सियासत निकालनी पड़ेगी, जो लोग भर्ती किए गए इनको निकालना पड़ेगा, अदारों को डीपोलिटिसाइज करना पड़ेगा, और ये जो
खजाने के ऊपर बोझ है, जिनको बेल आउट पैकेज आप हर बजट में देते हैं, ये जान छुड़वाना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे जान छुड़ाना पड़ेगी। एहतशाम साहब, क्या कोई फर्क पड़ेगा और वो मुलाजिमीन जो रोज एहतजाज करते हैं उनका क्या होगा? 5.5 लाख। देखिए, सियासी बुनियादों पे जो भर्ती किए गए पीटीआई पीएमएलएन, खास तौर पे पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के ज़माने में ना उनको सरप्लस रूल में रखा जाता है, कहाँ से निकाला जाए। सवाल इस वक्त ये है कि जी बड़ा अग्रेसिव एजेंडा चाहिए इसके लिए, और वर्ल्ड बैंक IMF सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब, अब निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, अगर इसको काम करना चाहे तो कर सकते हैं। एक चीज़ देखिए, इस वक्त 500 अरब रुपया तकरीबन जो है ना इसका सालाना नुकसान है स्टेट कॉर्पोरेशन का। 2020-21 में 5.4 ट्रिलियन रुपीस का इनके कर्जे, सब्सिडी और पैसा जो इंजेक्ट हुआ है। अब कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगने की जरूरत है, वरना ये तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तबाही की तरफ जा रहे हैं। इस तबाही से बचने के लिए जरूरी है कहीं ना कहीं ब्रेक लगाई जाए। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का जो हमारे साथ मौजूद थे। और इदारों की निजकारी से फर्क पड़ेगा, मईशत बेहतर होगी, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लान चाहिए, जैसे डॉक्टर फारूक ने बताया। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।